नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के, एक इंडियन एक्सप्रेस का। उसके बाद द हिंदू के काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल, इंडिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज। दूसरा, सेंट्रल एशिया में चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस। तीसरा, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का डाइवर्सिफाई होना। कल आपने सजेस्ट किया था कि जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में पूछे जाएं ताकि आप बेहतर ढंग से उनका आंसर्स दे सको। तो आज के लास्ट 5 मिनट्स में ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे उनकी रिवीजन मिलेगी जल्दी से, समरी की फॉर्म में, पॉइंट जल्दी से पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा आर्टिकल। प्री और मेंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लास्ट 5 मिनट्स में। कोट देख लीजिए आज का। वुडी एलन ने बोला था कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। अच्छे लोग जो होते हैं वो सोते अच्छे से हैं, बट जो बुरे लोग होते हैं वो अपने वेकिंग आवर्स को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसका मतलब देखो ये है, जो अच्छे लोग होते हैं ना, जिसमें इंटीग्रिटी है, मोरल वैल्यूज़ हैं, वो अच्छे से काम करते हैं, तो रात को जो सोते हैं ना, नींद अच्छी आती है, किसी प्रकार का रिग्रेट नहीं होता, डर नहीं लगता क्योंकि उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं ना, वो उनमें कोई मोरल कंपास नहीं होता, गलत काम करते हैं, कुछ समय के लिए वो बेसिक एंजॉय कर लें, लेकिन देखो वो थ्रिल जो है, वो एंजॉय जो है, वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। ये मतलब है इस कोट का। सिंपल कोट है, आप यूज़ कर सकते हो एथिक्स में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज से संबंधित है, और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक सी बात पहले करते हैं। आज के समय में जो डेवलप कंट्रीज है ना, यूएस, यूके, दूसरी ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज, उन्होंने कैसे ग्रो किया। शुरुआत में इन देशों में क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया सबसे ज़्यादा देश की इकोनॉमी में, और फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा हो गया। इकोनॉमी मतलब ट्रांजिशन लेती है। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में, मोर देन फॉर एग्जांपल 50%। धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा, मोर देन 50%, और फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा। हमारे देश में क्या हुआ, हम हमेशा से बचपन में पढ़ते आए हैं, भारत देश कृषि प्रधान देश है। आज भी 50% के आसपास जनता जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन आज के समय में एग्रीकल्चर का ज़्यादा नहीं है, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा था। लेकिन हमारे देश में ना जो ये बीच की स्टेज है ना, वो हम बाईपास कर गए। एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर पे हम पहुंच गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम आए ही नहीं। वो समय हमारे देश में आया ही नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हमारे देश की इकोनॉमी में। आज के समय में ये सिचुएशन है। एग्रीकल्चर हमारे देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 20.19%। सर्विस सेक्टर कितना, ऑलमोस्ट 54%। इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना, ऑलमोस्ट 26%। वो समय हमारे देश की इकोनॉमी में नहीं आया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा हो देश की इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर से ज़्यादा। आप ना इनका एग्जाम्पल लीजिए, चाइना और साउथ कोरिया का। चाइना और साउथ कोरिया एकदम तेजी से डेवलप हुए। जैसे चाइना ने पिछले 40 सालों में एकदम से तरक्की की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बदौलत की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना इनोवेशन लेके आया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना प्रोडक्टिविटी ज़्यादा लेके आया, तो इसमें जॉब्स जनरेट हुई बहुत सारी, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिला और चाइना एकदम से ग्रो कर गया। बट यार इंडिया में तो ये स्टेज आई ही नहीं। तो आज भी देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, ये डिबेट करते रहते हैं कि किसको फोकस करें, किस पे फोकस करें, सर्विस सेक्टर पे फोकस करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि यार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा ज़्यादा, इसमें रेवोल्यूशन नहीं आया, तो छोड़ो ना, हम सर्विस सेक्टर के सहायता से ग्रो कर लेंगे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं नहीं, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे देश में रेवोल्यूशन नहीं आया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, तो जॉब जनरेट नहीं होंगी, सबको हम सर्विस सेक्टर में नहीं एकोमोडेट कर सकते, फिर तो ये जो ग्रोथ आएगी हमारे देश में सर्विस सेक्टर के बदौलत, ये जॉबलेस ग्रोथ हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान देना आज के समय में जरूरी है। अब राइटर हमें ना थोड़ा इतिहास की तरफ ले जाते हैं। राइटर कहते हैं 1991 में ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे हमारे देश में। ये रिफॉर्म्स जो आए थे ना, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस थे। रिफॉर्म का मकसद था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज़्यादा ग्रोथ सुनिश्चित की जाए। जैसे टैरिफ कम कर दिए, दूसरे देशों से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, टैक्स कम कर दिया, लाइसेंस राज खत्म कर दिया। पहले हर एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था, लेकिन सरकार ने इस लाइसेंस राज को खत्म कर दिया 1991 के रिफॉर्म्स में। इस रिफॉर्म्स को नाम दिया गया एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। लेकिन देखो, इन रिफॉर्म्स के बदौलत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो साइज है ना, वो ज्यादा नहीं बढ़ा। समझ गए, ज्यादा नहीं बढ़ा। हां, कुछ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जरूर इंप्रूव हुई, बट उनकी डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ी। इससे यह भी पता लगता है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव हुई लेकिन डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ी, तो मतलब इनकम में इनइक्वालिटी है। सिर्फ अमीर लोग ही उन प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर गरीब लोग एक्सेस कर पाते तो डिमांड भी बढ़ती, क्वांटिटी भी बढ़ती। नहीं बढ़ी। क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड नहीं बढ़ी, मतलब गरीब लोग उन्हें एक्सेस नहीं कर पाए। अब देखो, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, लेकिन सफल साबित नहीं हुए। फिर जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए 2014 में, उन्होंने मेक इन इंडिया पे फोकस करना स्टार्ट किया। उन्होंने एफडीआई के लिए शर्तें आसान कर दी, कंडीशंस आसान कर दी, ताकि विदेशी कंपनीज हमारे देश में आएं, प्रोड्यूस करें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट हो। जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी स्कीम्स भी चलाई गई। इसमें क्या है, जैसे मोबाइल फोन है, एबीसी कंपनी अगर एक साल में 10 मिलियन मोबाइल फोन हमारे देश में प्रोड्यूस करती है तो उन्हें 5% का इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव किसी भी फॉर्म में, टैक्स बेनिफिट की फॉर्म में या फिर कैश ग्रांट की फॉर्म में। यह है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम्स भी सरकार ने चलाई ताकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ज़्यादा हो। लेकिन राइटर कहते हैं बावजूद इसके देश में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा नहीं बढ़ी, ज़्यादा अच्छा इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं रहा इन स्कीम्स का। जैसे 2022-23 में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रही सिर्फ 1.3%। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट ज़्यादा रही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। कुछ लोग बोलते हैं कि डीमोनेटाइजेशन आ गया 2016 में, वो एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग रेट आगे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ सकी। लेकिन राइटर कहते हैं देखो, कुछ ना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखो, हाल ही में ना वित्त मंत्री ने ये बोला कि हमारे देश में ना प्राइवेट सेक्टर पे मुझे भरोसा है, वो मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करेंगे। हमने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट पहले 30% था, घटा के 25% कर दिया। बिजनेस करना आसान हो गया है हमारे देश में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया है। सरकार ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुई है सरकार की तरफ से। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है लास्ट बजट में बाय 18.5%। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाईवेज पे, स्कूल्स पे अब सरकार ज़्यादा खर्चा कर रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं प्राइवेट सेक्टर को पुश देने के लिए। राइटर कहते हैं फायदा नहीं होगा। फायदा क्यों नहीं होगा? राइटर देखो ये कहते हैं प्राइवेट सेक्टर ना तभी आगे बढ़ता है जब डिमांड हो। जनता से डिमांड आएगी खाने की, दूसरे आइटम्स की, तभी तो प्राइवेट सेक्टर उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आगे आएगा ना। बिना डिमांड के प्राइवेट सेक्टर क्या मैन्युफैक्चर करेगा? हमारे देश में ना डिमांड जनरेट नहीं हो रही है। एक बेसिक प्रॉब्लम है हमारे देश में। एग्जाम्पल के तौर पर जितना इनकम है ना किसी पर्सन की, फॉर एग्जाम्पल महेश है, महेश की अगर 10,000 रुपये इनकम है ना एक महीने में, तो ऑलमोस्ट 5,000 रुपये खर्चा तो महेश खाने पे कर देता है, फूड पे कर देता है अपनी फैमिली के लिए। तो ये प्रॉब्लम है हमारे देश में। यूएसए जैसे देशों में ना कोई एवरेज पर्सन अपनी इनकम का सिर्फ 10-12% खाने पे खर्च करता है। हमारे देश में एक एवरेज इंडियन खाने पर ऑलमोस्ट 45 से लेके 50% खर्चा कर देता है। तो उसके पास बचता है सिर्फ बाकी 50% दूसरी चीजों के लिए, जबकि यूएसए जैसे देशों में 90% बचता है दूसरी चीजों के लिए। समझ गए?
तो खाना तो देखो कोई भी पर्सन खाएगा ही, लेकिन चूंकि इंडिया में बाकी इनकम कम बचती है फूड को छोड़ के, इसलिए लोग कम परचेज करते हैं। अब बाकी बचे 50% में कुछ लोग सेविंग भी करते हैं, स्कूल की फीस होगी, जरूरी चीजें होगी, तो मार्केट में वो दूसरी चीजें नहीं परचेज करेंगे क्योंकि उनके पास पैसे बचे ही नहीं। तो दूसरी चीजें परचेज नहीं करेंगे तो इसलिए डिमांड नहीं जनरेट हो रही है। डिमांड नहीं जनरेट हो रही है तो फिर कंपनीज प्रोड्यूस क्या करेंगी? अब समझ गए आप? तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो जो साउथ कोरिया और चाइना जैसे देशों ने तरक्की की ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने भी डोमेस्टिक जनता की सहायता से तरक्की कर ली, उन्होंने ना एक्सपोर्ट पे फोकस किया। जो प्रॉब्लम्स हमारे देश में हैं कि खाने के अलावा कम पैसे बचते हैं दूसरी चीजों पे खर्च करने के लिए, ये दिक्कतें साउथ कोरिया और चाइना के साथ भी थी, लेकिन वो सिर्फ डोमेस्टिक पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहे, उन्होंने ना एक्सपोर्ट ज्यादा इंक्रीज कर दिया, एक्सपोर्ट करके वो एकदम से ग्रो कर गए। बट हमारा देश ना एक्सपोर्ट के मामले में भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे देश में ना लॉजिस्टिक्स की दिक्कत है। जैसे नॉर्थ इंडिया में मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसको सामान भेजना है किसी दूसरे देश में, पहले तो वो सामान जाएगा पोर्ट पे। पोर्ट हमारे इतने एफिशिएंट नहीं है, टर्न अराउंड टाइम काफ़ी ज़्यादा है पोर्ट्स पे, सामान की हैंडलिंग में डिले काफ़ी ज़्यादा होता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। हाईली इनएफिशिएंट ऑपरेशंस हैं एज कंपेरिजन टू चाइना। तो जब देखो ऐसा होगा तो फिर कंपनीज ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी। एक हमारे देश की कंपनी, एक चाइना की कंपनी, चाइना में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में नहीं है, तो हमारे देश की कंपनी ना कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी। यूएसए में दोनों कंपनीज को सामान भेजना हो तो चाइना की कंपनी जल्दी भेज सकेगी, सस्ता भेज सकेगी, हमारे देश की कंपनी नहीं भेज सकेगी। और देखो इतना खराब सिस्टम है। अभी राइटर कहते हैं केरला में ना वहां के जो कुछ मैन्युफैक्चरर है ना, उन्होंने तो बल्कि ये भी बोल दिया कि हम केरला के बाहर किसी दूसरे स्टेट में जाके पोर्ट्स को यूज करेंगे क्योंकि केरला के पोर्ट्स पर चार्ज काफी ज्यादा लगते हैं। और ये तो हुई देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। उसके बाद स्किल फोर्स भी देखिए, साउथ कोरिया और चाइना ने ना अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से स्किल्ड किया, जनता को अच्छे से स्किल्स प्रोवाइड की, जिसका फायदा उन्हें हुआ। इंडिया में वो फायदा नहीं मिल पा रहा है। इंडिया में आप देख लीजिए कितने सारे सर्वेज होते हैं। प्रथम सर्वे है जो हर साल होता है, पता लगता है कि 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाता, 6ठी क्लास का बच्चा तीसरी क्लास के क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर पाता। एक इंटरनेशनल असेसमेंट है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इसमें 75 कंट्रीज में मुश्किल से इंडिया को बिल्कुल लास्ट में आ पाया। सिचुएशन खराब है हमारे देश में। कल परसों भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, स्टूडेंट जो निकलते हैं कॉलेजेस से उनके पास स्किल ही नहीं होती कि इंडस्ट्री कंपनीज उन्हें जॉब दे सकें। एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट देने के एबल नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट। और ये जो असेसमेंट है इवन देखो कई आईआईटीज में भी लागू होती है, वहां पर भी सिचुएशन खराब है, सभी आईआईटीज में नहीं, कईयों में। एक एग्जाम्पल के अनुसार 5% इंडियन यूथ इंडिया में ऐसा है जिसको टेक्निकल एजुकेशन हासिल है। साउथ कोरिया में 85% यूथ ऐसा है जिसको टेक्निकल एजुकेशन हासिल है। कितना मतलब इंडिया के यूथ को और साउथ कोरिया के यूथ को कंपेयर करके देखिए, पोटेंशियल बहुत है इंडिया में, स्किल्ड नहीं है। सरकार स्किल्स नहीं दे पा रही है। इतने सारे प्रोग्राम चलाए सरकार ने लेकिन वो सफल नहीं साबित हो पा रहे हैं। तो राइटर लास्ट में देखो यही बोलते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना है ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कीजिए, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। दूसरा, देश की यूथ को स्किल्स प्रोवाइड कीजिए, हर तरह की स्किल्स। इवन वोकेशनल एजुकेशन की हालत हमारे देश में काफी ज्यादा खराब है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल एशिया में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 18 और 19 मई के बीच में चाइना ने C+C5 समिट को ऑर्गेनाइज हुआ। C मतलब चाइना और C5 मतलब सेंट्रल एशिया के 5 कंट्रीज। चाइना की जियन सिटी में यह समिट ऑर्गेनाइज हुआ और इस समिट में जियन डिक्लेरेशन भी साइन की गई। कौन से 5 सेंट्रल एशिया के कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो बहुत सारे आर्टिकल्स छपे, ये बोला जाने लगा कि सेंट्रल एशिया तो अब चाइना के इन्फ्लुएंस में जा रहा है। और देखो ये जो डिस्कशंस हुई ना चाइना और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज के बीच में,
6 देशों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं एनिवर्सरी पे फोकस किया। चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसमें चाइना दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, दूसरी चीज़ों पर। इसके अलावा पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, दोनों मतलब चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लोगों के बीच में रिश्ते इंप्रूव हों। कल्चरल सिल्क रोड प्रोग्राम। सबसे लास्ट में इशू ऑफ रीजनल टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, आतंकवाद और एक्सट्रीमिज्म। तीनों इश्यूज पर चर्चा हुई चाइना प्लस C5 कंट्रीज के समिट में। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब देखो ये जो चाइना प्लस C5 समिट है ना, ये रेगुलर ऑर्गेनाइज होगा। 2023 में ये ऑर्गेनाइज हुआ चाइना में, 2025 में कजाकिस्तान में ऑर्गेनाइज होगा। यानी हर 2 साल में चाइना प्लस C5 समिट ऑर्गेनाइज होगा। अब देखो वही बात कि कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज में बढ़ता जा रहा है। ट्रेडिशनली ये जो सेंट्रल एशिया के देश है ना, पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, USSR का पार्ट हुआ करते थे। बट 1991 में जब USSR के टुकड़े हो गए ना, 15 देशों में बट गया USSR, तो फिर ये अलग अलग देश बन गए सेंट्रल एशिया में। तो यहां पर ना परंपरागत रूप से रशिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, क्योंकि रशिया भी USSR का पार्ट था और रशिया सबसे बड़ा टुकड़ा USSR का। USSR की लिगेसी किसके पास गई? रशिया के पास। जैसे सारे न्यूक्लियर वेपन सब कुछ किसके पास गया? रशिया के पास। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो ये कहना गलत है कि चाइना का दबदबा सेंट्रल एशिया में बढ़ रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और रशिया का कम हो रहा है। बात रही इस समिट की, चाइना प्लस C5 समिट, देखो ऐसी मीटिंग्स तो सेंट्रल एशिया के प्रेसिडेंट्स की पुतिन के साथ काफ़ी हुई हैं। 2022 में 50 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई थी, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, पुतिन की सेंट्रल एशिया के प्रेसिडेंट्स के साथ में। अभी 9 मई को जो विक्ट्री डे परेड हुई थी रशिया में, वहां पर भी सेंट्रल एशिया के प्रेसिडेंट्स गए पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सेंट्रल एशिया के देशों की जो पॉलिसी है ना, वो मल्टी वेक्टर्ड है, वो कई सारे देशों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखते हैं। एक एक करके एग्जाम्पल भी देते हैं राइटर। जैसे देखो, इवन यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी सेंट्रल एशिया के कंट्रीज अच्छे संबंध बना के रख रहे हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन तो वेस्टर्न ग्रुप के खेमे में आता है। जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है चार्ल्स माइकल, इन्होंने कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में विजिट किया था पिछले साल अक्टूबर में। एक सिग्नल भेजा कि हम आपके साथ अच्छे रिश्ते बनाने को तैयार हैं। तो एक तरफ रशिया के साथ अच्छे रिश्ते, चाइना के साथ अच्छे रिश्ते, इवन यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे रिश्ते। अब एक एक एग्जाम्पल देते हैं राइटर। जैसे तुर्कमेनिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो न्यूट्रलिटी वाली है। जैसे स्विट्जरलैंड ना हमेशा न्यूट्रल रहता है, ना यूएसए के खेमे में, ना यूएसएसआर के ग्रुप में, हर चीज में न्यूट्रल। तो उसी प्रकार से तुर्कमेनिस्तान भी ना सेंट्रल एशिया में एक ऐसा देश है जो हमेशा न्यूट्रल रहता है। कभी मतलब आपको कोई डाउट हो ना, तो ये चीज काम आती है। जैसे प्री में कोई क्वेश्चन आ गया कि इस ग्रुप में तुर्कमेनिस्तान है या नहीं है, तो आपको तब ये फैक्ट काम आएगा, नहीं नहीं तुर्कमेनिस्तान नहीं हो सकता इस ग्रुप में, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान तो न्यूट्रल है, वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होता। तो तुर्कमेनिस्तान की फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल। उज्बेकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फोकस करती है सेंट्रल एशिया में रीजनल सिक्योरिटी पर। अदर प्रायोरिटी डायरेक्शंस हैं अच्छे रिश्ते मेंटेन करना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन, टर्की, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, इन सब देशों के साथ में। इसके बाद किर्गिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फोकस करती है इकोनॉमी और सिक्योरिटी कंसर्न्स पर। अभी रशिया सबसे बड़ा पार्टनर है किर्गिस्तान का। इवन वहां पे जो मिलिट्री बेस है, उस मिलिट्री बेस में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रूप्स भी मौजूद हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 2002 में बनी थी। इसमें आर्मेनिया, रशिया, ये सारे देश हैं। इसके अलावा किर्गिस्तान इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का भी पार्ट है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। तजाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो ओपन डोर की है, वो सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है, कोई भी देश हो। तो ये सारे एग्जांपल्स राइटर इसलिए देते हैं बताने के लिए कि सेंट्रल एशिया चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं जा रहा है। सेंट्रल एशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मल्टी वेक्टरिज्म की है, कि सभी देशों के साथ अच्छी एंगेजमेंट रखो। यही चीज सीखनी चाहिए जॉर्जिया और मोल्दोवा को। जॉर्जिया और मोल्दोवा ये भी पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में जॉर्जिया और मोल्दोवा का झुकाव यूरोपियन यूनियन की तरफ ज्यादा है।
तो राइटर कहते हैं जॉर्जिया और मोल्दोवा, सबके साथ अच्छी एंगेजमेंट रखें ना। मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करना चाहते हो करो, लेकिन रशिया के साथ रिलेशन खराब ना करो, जैसा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने किया है। अगर आप यूरोपियन यूनियन की तरफ जाओगे रशिया के साथ रिलेशन खराब करके, तो आप सुख नहीं पाओगे, दुख पाओगे, क्योंकि रशिया आपको तंग करेगा। तो जॉर्जिया और मोल्दोवा जैसे देशों को ना, जो पहले सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरह यूएसएसआर का पार्ट थे, इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज से सीखना चाहिए कि वो मल्टीवेक्टरिज्म की पॉलिसी अपनाए। मल्टीवेक्टरिज्म मतलब एक ही समय में सभी देशों के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रूरल एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश में जो रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण इलाकों की इकोनॉमी है, मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। बट जैसा हमने पहले आर्टिकल में भी डिस्कस किया, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में डिक्रीज होता जा रहा है। तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो लो पे जॉब्स में अभी काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले जितना फ़ायदा नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है और कोई जॉब्स उन्हें मिल नहीं रही है। जबकि आप कंपेयर करोगे जापान, साउथ कोरिया, चाइना जैसे देशों में जो सक्सेसफुली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुके हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में भी इंडस्ट्रीज लगी हैं, लोग स्किल्ड हैं, तो इसलिए वहाँ पर अभी भी ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं। इवन रूरल फीमेल के साथ में यही सिचुएशन है। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की, वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी कम है। मतलब ये हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन हुआ है, बहुत सारी जो महिलाएं हैं अब वो खेतों में काम करने लगी हैं, बट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत कम महिलाओं के पास में है रूरल एरियाज में। रीजंस क्या है? सबसे पहला रीजन है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अभी भी देखो, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है एक लेवल से ज़्यादा। स्मॉल होल्डिंग्स हैं, लैंड होल्डिंग्स, यानी खेत का साइज काफ़ी छोटा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ट्रेडिशनल फार्मिंग पे डिपेंडेंस है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट, लिमिटेड नॉन एग्रीकल्चर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। एग्रीकल्चर के अलावा रूरल एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं। मतलब माइग्रेट करना पड़ता है शहरों में वहाँ के युवाओं को काम करने के लिए। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज इसलिए नहीं लगती, कंपनीज इसलिए नहीं आती क्योंकि वहाँ पे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक एमिनिटीज़, इन सब की दिक्कत है। नेक्स्ट, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग। अब वहाँ पे यूथ ऐसे हैं जो खाली हैं, लेकिन एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, अच्छी स्किल ट्रेनिंग की एक्सेस नहीं है, ये दिक्कत है। सरकार बहुत सारे स्कीम्स चला तो रही है, जैसे मनरेगा स्कीम है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल बेस्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, इकोनॉमिकली वीक हाउस को। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, जिसमें अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है स्किल्स की, ताकि वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम कर सकें। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी, रिटेल। कुछ वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स भी सरकार लेकर आई है, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, पीएम पोषण स्कीम, बैंकिंग कोरस्पोंडेंस, ताकि महिलाओं को भी ज़्यादा रोजगार मिले। अब लास्ट में बात आती है क्या सरकार को करना चाहिए। रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार इंप्रूव करे, रूरल एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट करे, कैसे भी ट्रेनिंग देके, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट को सरकार प्रमोट करे रूरल एरियाज़ में, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। क्वालिटी एजुकेशन और स्किल्स रूरल यूथ को मिले, इसके लिए सरकार सीरियसली एक्शन ले। स्कीम्स चलाई हैं तो देखे स्कीम्स में कहाँ कमी है, क्या सुधार की गुंजाइश है। नेक्स्ट, इनेबल रिमोट वर्क एंड टेलीकम्यूटिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो, गांव में अगर इंटरनेट वगैरह अच्छा होगा ना, तो बहुत से गांव के युवा वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। फोस्टर कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, यह अगला पॉइंट है। इसमें यह है कि प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सरकार, इनके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। सबसे लास्ट में, जो महिलाएं अभी काम करती हैं घर में या फिर खेत में, उनका किया काम अनपेड रह जाता है, इसे भी रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये सारे स्टेप सरकार को लेने चाहिए। कंक्लूजन, रूरल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर हम रूरल एरियाज़ में लोगों का लाइवलीहुड इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारे देश की इकोनॉमी सस्टेनेबली ग्रो करती रहे, लगातार ग्रो करती रहे, तो रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। अभी तो ज़्यादातर खेती में ही लगे हुए हैं, ये चीज़ ठीक करनी ज़रूरी है। चलते हैं आगे। न्यूज़पेपर में आज पहला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसे आप एज ए केस स्टडी इस्तेमाल कर सकते हो, गुजरात का है। ये आर्टिकल में कहा जाता है गुजरात में ना चाइल्ड ब्राइड ट्रैफिकिंग के बहुत केसेस सामने आए हैं। चाइल्ड ब्राइड ट्रैफिकिंग मतलब लड़की की एज 18 से कम और उसकी ट्रैफिकिंग हो जाती है, बेच दिया जाता है और ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है। हेमा सालत केस स्टडी दी गई है। एक छोटी बच्ची जिसकी एज 13 साल है, किडनैप करके रेप किया गया, बेच दिया गया, शादी करवा दी गई एज ए चाइल्ड। बाद में पुलिस को कंप्लेंट की गई। पुलिस ने एक और छोटी बच्ची प्रिया पाटनी के साथ रेस्क्यू किया हेमा को, दोनों छोटी बच्चियां। तो ये तो एग्जाम्पल्स हैं कि पुलिस ने छुड़वा लिया इनको, लेकिन अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि मिसिंग रह जाते हैं। पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस ने एज्यूम कर लिया कि लड़की जो है वो भाग गई है किसी लड़के के साथ, और पुलिस ने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। और देखो, एक पैटर्न है, ट्रैफिकिंग उन बच्चियों की होती है जिसमें फैमिली इलिटरेट है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अपने राइट्स के बारे में परिचित नहीं है, जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा गरीब है और कास्ट भी काफ़ी मतलब सो कॉल्ड लो है, यानी कि डिप्रेस्ड क्लास है। मतलब देखो, ये वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने रोल प्ले किया ट्रैफिकिंग में, जिसके कारण ट्रैफिकिंग हुई। कहते हैं ना कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सभी बुराइयों की जड़ है, सभी क्राइम्स की जड़ है। ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड लोग क्राइम नहीं करते, लेकिन संभावना कम हो जाती है। इसके बाद अगला आर्टिकल टेक्स्ट कंटेक्स्ट का लिथियम से संबंधित है। देखो, देश के जम्मू एंड कश्मीर में जब लिथियम के मिलने की खबर सामने आई ना, तो काफ़ी मतलब प्रसन्नता हुई देश के लोगों को, क्योंकि हमारे देश में ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। 2030 आते आते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री का साइज हो जाएगा $152.21 बिलियन। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको पता है लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है, बट अभी हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा लिथियम को। तो अगर हमें इसमें सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करनी है तो लिथियम हमारे देश में होना चाहिए, जो जम्मू एंड कश्मीर में मिला। हालांकि अभी काम चल रहा है, तो फिर ये प्रसन्नता हुई कि हमें फ्यूचर में हो सकता है कि लिथियम इंपोर्ट ना करना पड़े। अब देखो, बात यह आती है कि लिथियम है किसका? जमीन के नीचे अगर लिथियम मिलता है तो वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना ऑर्डर है कि किसी के घर के नीचे जो भी चीज़ मिलती है वो उसकी है। हालांकि जैसे कोई पब्लिक की ज़मीन है, फॉरेस्ट है, पहाड़ है, वो तो सरकारी ज़मीन है, उसके नीचे जो लिथियम मिलेगा वो सरकार का है। लिथियम को मैनेज करने के लिए ना अलग अलग देशों ने अलग अलग पॉलिसी अपनाई है। जैसे बोल्विया ने लिथियम को नेशनलाइज कर दिया कि जो भी लिथियम मिलेगा उसे सिर्फ सरकारी कंपनी प्रोड्यूस करेगी। कहीं पर यूं हुआ, सीमित कर दिया गया। जैसे चिली में सिर्फ 2 कंपनीज को अलाउ है लिथियम प्रोड्यूस करने के लिए, बाकी कंपनीज को नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जो मिलकर चल रहे हैं, मिक्स चल रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं, वो प्राइवेट कंपनीज, सरकार, इंडिजिनस कम्युनिटी, सबका पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहे हैं। इंडिया में जो लिथियम मिलेगा उसको मैनेज करने के लिए इंडिया को ना एक मिक्स्ड अप्रोच की आवश्यकता है। हमारे देश में अक्सर ऐसा आरोप लगता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का ध्यान नहीं रखा जाता। तो सरकार जो लिथियम को मैनेज करने के लिए पॉलिसी बनाए ना, सब कुछ ध्यान में रखे। सोशल वेलफेयर, लिथियम का मिलना जरूरी है, मैनेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होनी जरूरी है, लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। माइनिंग रीजन में जो रेगुलेशन है वो टाइट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ढीला ढाला रवैया इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित है। मेंस के पर्सपेक्टिव से इसे देखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की 4 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी से इन्होंने मुलाकात की, काफ़ी सारी चीज़ों पर एग्रीमेंट साइन हुए। जैसे देखो, अब नेपाल जो है वो बांग्लादेश को बिजली बेच सकेगा इंडिया के थ्रू। इंडिया ने ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया है नेपाल के साथ में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बॉर्डर्स रुकावट नहीं होने चाहिए ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, पीपल टू पीपल टाइज को इंक्रीज करने के लिए।
2022 में एक इंडिया नेपाल विजन डॉक्यूमेंट फॉर कोऑपरेशन आया था पावर सेक्टर के लिए। इसमें टारगेट रखा गया था कि आने वाले कुछ सालों में 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंडिया नेपाल से परचेज करेगा। इस टारगेट पर इंडिया आगे बढ़ रहा है। नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी सिलीगुड़ी से झापा के बीच में, झापा ईस्ट नेपाल में है। ये सारे पॉइंट्स ना आप एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया नेपाल पावर सेक्टर में किस प्रकार से कोऑपरेट कर रहे हैं, आप बताइए। हालांकि इतना डिटेल में क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था कि अफगानिस्तान में इंडिया क्या प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर रहा है, तो आपको कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए। और बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे दोनों साइड्स ने एक एमओयू साइन किया, एक तरफ एनएचपीसी, दूसरी तरफ विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, ये नेपाल की है, ताकि फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश किया जा सके। इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश किया जा सके, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुण जो रिवर है ना उस पे। तो ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ एग्जांपल्स आप याद करो, सारे नहीं, 3-4 जो मैंने आपको बताए। एक यहां पे और कंट्रोवर्सी पैदा हो गई नेपाल के साथ में। नई जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनाग्रेशन हुआ ना, वहां पे एक पेंटिंग है, मुरल है। वो मुरल जो है ना, वो अखंड भारत का है, अनडिवाइडेड इंडिया का है। उसमें एक जगह लुम्बिनी भी है उस अनडिवाइडेड इंडिया के मुरल में, यानी पेंटिंग में, जहां पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो नेपाल में कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। नेपाल के पॉलिटिशियंस बोलने लगे कि इंडिया नेपाल के ऊपर क्लेम कर रहा है, लुम्बिनी को लेना चाहता है इंडिया। ऐसी ही कंट्रोवर्सी एक बार पहले पैदा हो गई थी 2019 में। इंडिया ने एक मैप जारी किया था जिसमें काला पानी एक जगह है जिसको उत्तराखंड का पार्ट दिखाया गया था। तो उस कंट्रोवर्सी की याद ताज़ा हो गई। अभी प्रेजेंट फ्रेश कंट्रोवर्सी से नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एक मूरल है, यानी पेंटिंग है, जो अनडिवाइडेड इंडिया की है, जिसमें लुम्बिनी भी दिखाया गया है। नेपाल के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि इंडिया क्लेम कर रहा है नेपाल के ऊपर। तो ये थी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में जल्दी से समरी और क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इकोनॉमी वाला था। इकोनॉमी में हमने शुरुआत में मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज के बारे में, सर्विसेज के बीच डिबेट के बारे में डिस्कस किया। फिर डिस्कस किया 1991 में रिफॉर्म्स आए लेकिन लिमिटेड सक्सेस मिली। फिर डिस्कस किया 2014 में सरकार मेक इन इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेके आई लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर डिस्कस किया मैन्युफैक्चरिंग क्यों कमज़ोर है हमारे देश में, बोला गया डिमोनेटाइजेशन आया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्किल लेवल अच्छा नहीं है, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में चैलेंजेस हैं। ये कारण है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं इंक्रीज हो पाई। लेकिन डिमांड साइड में भी कंस्ट्रेंट्स हैं, ज़्यादातर लोग खाने में खर्चा कर देते हैं, ये डिस्कस किया। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तब होता है ना जब कॉम्पिटिटिव हो देश की कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लेकिन हमारे देश में नहीं है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बहुत वीक है, हमने डिस्कस किया था 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाता। तो ये समरी है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है आज के आर्टिकल के आधार पे। क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, किन चीज़ों पे फोकस हुआ, क्या इंपैक्ट हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उन रिफॉर्म्स का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर क्या रिफॉर्म हुआ 1991 के रिफॉर्म्स का, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लो ग्रोथ रेट क्यों है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, चैलेंजेस बताइए जो इंडिया फेस कर रहा है सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये प्री का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है तीनों में से कितनी स्टेटमेंट्स सही हैं। क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा, कल नहीं दिया क्योंकि कल आपने दिया ही नहीं, आंसर नहीं दिया किसी ने भी, 1-2 लोगों ने सिर्फ कमेंट बॉक्स में आंसर दिया। उसके बाद ये सेंट्रल एशिया वाले आर्टिकल की समरी देख लीजिए। शुरुआत में हमने डिस्कस किया कंटेक्स्ट कि चाइना के जियान सिटी में समिट ऑर्गेनाइज हुआ है, इन एरियाज़ पे फोकस था। 10 साल पूरे हो गए बेल्ट रोड कोऑपरेशन के, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, कल्चरल सिल्क रोड प्रोग्राम। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, रशिया भी साथ के साथ एंगेज कर रहा है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं मल्टी वेक्टर्ड फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं। हर एक देश जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, हर एक देश की फॉरेन पॉलिसी का फोकस किस पे है वो भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि जॉर्जिया और मालदोवा को भी सीखना चाहिए इन देशों से। तो ये समरी हुई सेंट्रल एशिया वाले आर्टिकल की। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही हैं। यूपीएससी का यही
पैटर्न है और इसी में हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग चीज़ों में भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हाल ही में ये पैटर्न नया चेंज हुआ है, तो पहले इसमें आप स्ट्रोंग हो जाओ। लास्ट में मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजीज अडोप्टेड बाय सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने रीजनल और इंटरनेशनल एंगेजमेंट अपनी बढ़ाने के लिए कौन सी फॉरेन पॉलिसी को अडोप्ट किया है, और ये इनका जो कंसेप्ट है मल्टी वेक्टरिज्म का, कैसे ये कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज की डिप्लोमेटिक अप्रोच में। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।